नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो जो है रेलवे के लिए चलाई जा रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग एएलपी में आए हुए विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसका एक वीडियो दोस्तों आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है PYQ सीरीज़ नाम से, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्ज़ाम के लिए। सभी प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुके हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो आप सभी जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही शानदार जानदार होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों। पदार्थ के पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान होते हैं। यानी जैसे कोई भी पदार्थ होगा वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो उसके कण जो है किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा के कारण, ऑप्शन बी है यांत्रिक ऊर्जा के कारण, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा के कारण, और ऑप्शन डी है रासायनिक ऊर्जा के कारण। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गतिज ऊर्जा के कारण। गतिज ऊर्जा के कारण ही जो पदार्थ होता है उसके कण निरंतर जो है गतिमान रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। अगर यांत्रिक ऊर्जा की बात करें दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिलाने पर जो भी ऊर्जा बनती है उसे बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। और नाभिकीय ऊर्जा की बात करें दोस्तों, तो जैसे कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। आप जानते हो नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगाता है, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं। तो ये बल जो है नाभिकीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। और अगर रासायनिक ऊर्जा की बात करें दोस्तों, तो किसी भी रसायन से प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, इनसे जो भी ऊर्जाएं मिलती है उसे हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आ चुका है ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं। जैसे हमारे बॉडी में कई प्रकार की जो है पेशियां पाई जाती हैं, जिसमें से एक होती है रेखित पेशी। तो इसकी जो है कौन सी विशेषताएं होती हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। सामने जो है चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन जो है सी दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर है। जो रेखीय पेशियां होती हैं, रेखीय पेशियां ये सिलेंडर आकार की होती हैं, यानी बेलनाकार। इसमें शाखा नहीं होती, यानी अशाखित होती हैं। और इनमें कई सारे केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो बहुकेंद्रीय होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। जो रेखित पेशियां होती हैं ये बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय होती हैं, यानी सिलेंड्रिकल और अनब्रांच और मल्टी न्यूक्लियस वाली। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा नंबर, कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश प्रतीत होता है। यानी कोई उत्तल दर्पण है दोस्तों, तो ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जब इस पे जो है प्रकाश की किरणें ऐसे पड़ती हैं, प्रकाश की किरणें ऐसे पड़ती हैं, तो समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती हैं, तो परावर्तित प्रकाश कैसा प्रतीत होता है। यानी जब यहाँ पे पड़ती हैं तो जो परावर्तित प्रकाश होता है कैसे प्रतीत होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाती हैं। ये किरणें जो होती हैं डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी ये बिखेर देता है, जो कि दर्पण के पीछे जो मुख्य अक्ष होता है या फोकस बिंदु होता है उस पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यानी आप कह सकते हो मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या फिर बोल सकते हो आप कि उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को डाइवर्ज कर देता है। तो देखिए इसके लिए कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। मुख्य फोकस से
अपसरित होती हैं। अपसरित का मतलब मुख्य फोकस से देखिए अगर हम बात करें तो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, यानी कि अपसरित का मतलब देखिए बिखेर दे रहा है, ऐसे बिखेरती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यानी कि ये मुख्य अक्ष से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, या मुख्य फोकस से अपसरित, अपसरित यानी कि जाती हुई या परावर्तित होती हुई प्रतीत होती हैं। ये किस में होता है दोस्तों? तो ये होता है उत्तल दर्पण में। लेकिन अगर यहीं पे बात करें अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में देखिएगा अगर ऐसे प्रकाश किरणें आ रही हैं, ऐसे प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो ये जो है कन्वर्ज कर देता है और ये फोकस बिंदु पर अभिसारित होती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं यहाँ पे किसमें? अवतल दर्पण में। लेकिन यहीं पे उत्तल दर्पण जो होगा, उत्तल दर्पण तो यहाँ अभिसारित होती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन उत्तल दर्पण में जो है अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। कहाँ पर? मुख्य फोकस पर। तो दोनों में अंतर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है चौथा दोस्तों, कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। जो मस्तिष्क से निकलती हैं कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलती हैं जो मेरु तंत्रिकाएं, ये मिलकर जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सभी दोस्तों प्रश्न जो है एएलपी एग्जाम 2024 में आ चुके हैं और यही प्रश्न बार बार रिपीट होंगे रेलवे के एग्जाम में, तो आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 5वां नंबर, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? तो ये रिपीट हुआ है दोस्तों, प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आप जान चुके हो, गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो है ये 6ठे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, नंबरिंग थोड़ा सा इधर उधर हुई होगी। तो किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? जैसे कोई वस्तु है, इसकी स्थिति मतलब जैसे कि अभी नीचे है, आप उसे जो है थोड़ा ऊंचाई पर रख दीजिए, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो उसमें जो भी ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे क्या कहेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो स्थिति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई पिंड है, आप इसे ऊंचाई पर ले जाके यहाँ पे रख दो, तो ये स्थिति चेंज हो गई, स्थिति नीचे से ऊपर हो गई, तो यहाँ कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? तो इस पिंड में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो स्थिति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर यहीं बोला होता गति के कारण, गति के कारण जैसे चलती हुई कार, ठीक है, और लुढ़कता हुआ पत्थर, तो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे जो है गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पे स्थिति के कारण बोला है तो स्थितिज ऊर्जा, अगर गति के कारण बोला होता तो इसका आंसर गतिज ऊर्जा हो जाता दोस्तों। और यहीं पे नाभिकीय ऊर्जा, तो आप जानते हो जो न्यूक्लियस होता है ये इलेक्ट्रॉन पर एक आकर्षण बल लगाता है, ये जो बल लगता है वो नाभिकीय ऊर्जा के कारण लगता है, तो यही आपका क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। और यहाँ पे अगला चौथा ऑप्शन दिया है दोस्तों विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, यानी जो विद्युत चुंबक होता है ये चुंबकीय पदार्थों पर जो भी बल लगाता है तो बल लगाया गया बल चुंबकीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है, तो उसे बोलते हैं चुंबकीय ऊर्जा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ये 7वें नंबर का प्रश्न है, नंबरिंग पर मत जाइएगा। जो एटीपी होता है, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? यानी सीधा सीधा दोस्तों पूछ रहा है एटीपी का निर्माण किस कोशिकांग में होता है, तो आपको आंसर बताने हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है अंतःद्रव्यी जालिका, दूसरा ऑप्शन है हरित लवक, तीसरा ऑप्शन है सूत्रकणिका, चौथा ऑप्शन है लयनकाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, ठीक है ना दोस्तों, कॉन्ड्रिया, इसी को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यहीं पे बात करें दोस्तों तो ईआर है, ये एंडोप्लाज्म रेडिकुलम है। यहाँ पे जो है रफ वाले भाग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और स्मूथ वाले भाग में जो है ये वसा का संश्लेषण होता है ईआर में, इसी को बोलते हैं ईआर, एंडोप्लाज्म रेडिकुलम। ये एक भाग इसका रफ होता है, एक भाग स्मूथ होता है। रफ वाले में प्रोटीन का संश्लेषण और स्मूथ वाले भाग में वसा का संश्लेषण होता है। यहीं पर ये है दोस्तों हरित लवक। तो आप जानते होंगे प्लास्टिड, प्लास्टिड यानी लवक,
अंग्रेजी में बोलते हैं प्लास्टिड, हिंदी में लवक। लवक जो होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के आपके हो जाते हैं। एक होता है हरित लवक, हरित लवक एक हो जाता है, हरित लवक। दूसरा हो जाता है वर्णी लवक, वर्णी लवक। और तीसरा हो जाता है अवर्णी। ये 3 प्रकार के आपके लवक हो जाते हैं, यानी प्लास्टिड हो जाते हैं। तो हरित लवक जो होता है दोस्तों, इसी के कारण पौधों की जो पत्तियां होती हैं हरी होती हैं, और पौधे जो होते हैं हरित लवक के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाते हैं और भोजन का निर्माण कर पाते हैं। तो हरित लवक जो होता है आपका पेड़ पौधों में पाया जाता है, इसी के कारण पत्तियां हरी होती हैं, प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है। और वर्णी लवक का मतलब होता है दोस्तों कलर। पेड़ पौधों में पादपों में जो भी कलर पाया जाता है ये वर्णी लवक के कारण पाया जाता है। अवर्णी लवक का अर्थ होता है दोस्तों जहाँ पर प्रकाश की किरणें नहीं पहुँचती, जैसे कि जड़ों की बात करें या भूमिगत तने की बात करें, वहाँ पे आप देखे होंगे वाइट वाइट तना दिखता है या जड़ दिखती है, तो उसी वहीं पर ये अवर्णी लवक पाया जाता है, ये भोजन को स्टोर करता है। तो ये हो गया आपका दोस्तों हरित लवक के बारे में। इसके बाद ऑप्शन क्या था, इसके बाद ऑप्शन था, चलिए ये हो गया ER हमने बता दिया 2 प्रकार का होगा, रफ और स्मूथ। रफ वाले में प्रोटीन और स्मूथ वाले में आपका जो है वसा संश्लेषित होगी। हरित लवक के बारे में मैंने बता दिया, पादपों में पाया जाएगा, पत्तियां हरी होंगी, इसी से प्रकाश संश्लेषण की परिघटना होती है। सूत्रकणिका यानी माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया को श्वसन गृह भी कहते हैं, और यहीं पर ATP का निर्माण होता है। इसे पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं माइटोकांड्रिया को। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तारों का टिमटिमाना कौन सी परिघटना है या किस कारण से होता है। तारों का टिमटिमाना ये परिघटना किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, चौथा ऑप्शन है प्रकाश के विक्षेपण के कारण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे और तारों के बीच में जो हमारा वायुमंडल है ये कई परतों से मिलकर बना है। कई परतों में जब प्रकाश जो है अपवर्तित होता है, यानी एक परत से दूसरी परत में जाता है, तो यह अपने मार्ग से हमेशा विचलित होता रहता है, जिससे तारे जो होते हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये किसके कारण होता है दोस्तों, तो प्रकाश के अपवर्तन कारण। अगर बात करें लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है ये भी अपवर्तन के कारण ही बनता है, क्योंकि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी आर पार जाता है। तो लेंस में प्रतिबिंब बनना अपवर्तन के कारण, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। लेकिन अगर बात करें दोस्तों परावर्तन की, तो जो दर्पण होता है मिरर, मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है ये परावर्तन के कारण बनता है। ठीक है। अगर व्यतिकरण की बात करें दोस्तों, तो सेम फ्रीक्वेंसी की जब दो तरंगे, सेम फ्रीक्वेंसी की जब तो दो तरंगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती हैं, तो उसी परिघटना को बोलते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। व्यतिकरण के कारण रोड पर जैसे तेल गिरा रहे तो चमकता हुआ रंगीन दिखाई देता है। व्यतिकरण के कारण ही जो सीडी होती है, सीडी प्लेट, वो रंगीन दिखाई देती है। तो ये व्यतिकरण की परिघटना है दोस्तों। तो हमने अपवर्तन जान लिया, परावर्तन जान लिया और व्यतिकरण का जान लिया। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण लेंस में प्रतिबिंब बनता है, परावर्तन के कारण दर्पण यानी मिरर में प्रतिबिंब बनता है, और व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला चमकता है। रोड पर अगर ऑयल गिरा है तो चमकता है, रंगीन चमकता है, और जो है सीडी प्लेट चमकती है व्यतिकरण के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगर बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता। यानी इनमें से कौन सा उपकरण विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें दोस्तों माइक्रोफोन की, तो ये तो पूरा जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, उसी पर काम करता है। और जनित्र की बात करें तो ये भी दोस्तों उसी पे काम करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, क्योंकि इसमें जो है कॉइल वगैरह लगे होते हैं। जब कॉइल में जो है फ्लक्स का परिवर्तन होता है तो वहाँ पे जो है चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे करंट उत्पन्न होती है। तो ये सब उसी परिघटना पे काम करते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अगर यहीं पे बात करें दोस्तों दिक् सुई की, तो दिक् सुई जो है आपकी, दिक् सुई ये जो है इस परिघटना यानी विद्युत धारा चुंबकीय परिघटना
परिघटना पर कार्य नहीं करती। दिक् सुई आपका जो है इस परिघटना पे कार्य नहीं करती। बाकी विद्युत मोटर भी जो है ये भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। यानी माइक्रोफोन, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर ये सब धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, लेकिन दिक् सुई इस पे कार्य नहीं करता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस्त्री यानी जिसे प्रेस बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, जिससे कपड़ा प्रेस किया जाता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? यानी कौन सा प्रभाव होता है जिससे ये काम कर पाते हैं? तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपके हैं ऊष्मीय प्रभाव, क्रियात्मक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव पर ये सारे यंत्र काम करते हैं। जैसे कि बात करें अगर हीट का फार्मूला होता है I² RT, ये हीट का फार्मूला होता है। तो जो इस्त्री होती है या इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है या ओवन होता है या फिर केतली होती है या फिर हीटर होता है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है और जो है इसमें धारा प्रवाहित की जाती है और समय का उसी में गुणा कर देंगे तो वहाँ हीट जनरेट होने लगती है, जिसे बोलते हैं ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव यहाँ पे जैसे ही आप करंट दोगे वहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, जिससे आपका जो है हीट उत्पन्न होने लगती है। या रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध वहाँ पे होता है पहले से ही, नाइक्रोम का होता है या फिर कोई अन्य होता है, बल्ब में टंगस्टन का होता है, तो ये सब पहले से ही लगे रहते हैं। जैसे ही धारा प्रवाहित होती है वहाँ पे हीट जनरेट होने लगती है। इस परिघटना को बोलते हैं ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव पर ये सारे यंत्र काम करते हैं। और अगर यहीं पे बात करें दोस्तों रासायनिक प्रभाव की, तो जैसे कि बात करें जैसे कि लोहे पर जो है जिंक की परत चढ़ाना, यानी जिसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, तो ये प्रक्रिया जो है रासायनिक प्रभाव है। या फिर किसी पे जैसे कि चांदी की परत चढ़ाना, किसी भी मेटल पर चांदी की परत चढ़ाना, ये रासायनिक प्रभाव है। ठीक है। और चुंबकीय प्रभाव की बात करें दोस्तों, जैसे कोई सेलेनोइड की छड़ है या कोई भी कॉपर की कुंडली है, उसमें हम लोग जब धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसमें एक चुंबकीय गुण प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ये चुंबकीय प्रभाव क्या हुआ कि कोई कॉपर की या फिर कोई सेलेनोइड है, यानी कि कोई कुंडली है कॉपर की, उसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। रासायनिक प्रभाव का मतलब जैसे गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसे बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन हो गया, चांदी की परत चढ़ाना हो गया, तो ये सारी प्रक्रियाएं रासायनिक प्रभाव कहलाती हैं। या फिर ये जो लेड एसिड बैटरी होती है उसका चार्ज होना, डिस्चार्ज होना, ये सब रासायनिक प्रभाव हैं। और ऊष्मीय प्रभाव क्या है, जैसे कि केतली हो जाए, केतली का कार्य, हीटर का कार्य, टोस्टर का कार्य, इस्त्री का कार्य, ये सब क्या है, ऊष्मीय प्रभाव हैं। ऊष्मीय प्रभाव का अगर फार्मूला पूछेगा दोस्तों तो हीट बराबर I² RT। आई धारा है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर ये त्वरण है दोस्तों, 10 kg द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल। तो आप जानते हो दोस्तों F बराबर होता है m इंटू ए। यम आपका मास है, ए आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो मास जो है आपका 10 है और एक्सेलरेशन जो है आपका 2.5 है, तो गुणा करोगे आप तो 25 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो बल लगेगा द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक जो बल लगेगा वो 25 न्यूटन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो और भी देखने के लिए, क्योंकि ये सीरीज़ चलती रहेगी। हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस सीरीज़ में आते रहेंगे, एक एक करके सारे हम लोग पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समजातीय श्रेणी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी दोस्तों HCl जब क्या करता है, अभिक्रिया करता है किससे H2O से, तो देखिए क्या क्या बनता है। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन दोस्तों इस दो हाइड्रोजन से मिलकर
O का निर्माण कर लेता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। उसके बाद आपका बच गया यहाँ पे Cl, तो यहाँ पे Cl माइनस इधर बन जाता है। तो यही दो चीज़ों का निर्माण होता है दोस्तों। तो देखिएगा ऑप्शन सी पर है H3O और Cl यहाँ पे माइनस रहेगा, Cl माइनस दोनों का निर्माण हो जाता है। कैसे दोस्तों? HCl की अभिक्रिया करानी है आपको किससे? जल से यानी H2O से। तो एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन मिलके H3 और O यानी हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे और बच गया Cl माइनस आपका दोनों चीज़ें आपका निर्माण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है? परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब होता है दोस्तों कि मिश्रण में जिसकी मात्रा कम हो उसे बोलते हैं परिक्षिप्त, और जिसकी मात्रा अधिक हो उसे बोलते हैं परिक्षेपण। तो देखते हैं, जेली का ठोस भाग ज़्यादा होता है, ठोस भाग ज़्यादा होता है और द्रव भाग कम होता है। तो द्रव भाग कम होता है यानी परिक्षिप्त अवस्था जो होगा द्रव होगा। तो देखिएगा ये है द्रव अवस्था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें परिक्षेपण क्या होगा? परिक्षेपण यानी जो ज़्यादा होता है, तो जो ठोस हो जाएगा ये ठोस भाग आपका परिक्षेपण हो जाएगा। तो परिक्षिप्त अवस्था का मतलब इस मिश्रण में कौन सी चीज़ कम है। जैसे अगर शरबत बनाया जाए तो शरबत और चीनी का शरबत बनता है, तो चीनी कम डाली जाती है तो चीनी आपकी परिक्षिप्त अवस्था हो जाएगी। जल ज़्यादा होता है तो परिक्षेपण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका उदाहरण है। तो यहाँ करेक्ट आंसर द्रव प्रावस्था करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर, देखिएगा कि इस जो है इस इक्वेशन का सही फार्मूला कौन सा है आपको बताना है। तो आप जानते होंगे बैलेंसिंग कर लीजिए, जो बैलेंस होगा वही आपका फार्मूला सही है। तो बी वाले में देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कॉपर के 3 और ऑक्सीजन के भी 3, यानी कॉपर ऑक्साइड के 3 अणु हैं। और यहाँ पे जो है NH3 यानी अमोनिया के या फिर बात करें तो नाइट्रोजन के 2, हाइड्रोजन के जो है 3 दूनी 6 अणु हैं और कॉपर के 3 अणु हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है दोस्तों, कहीं पे एरो लगा होना चाहिए था। जैसे ऊपर वाले में एरो लगा है, ऐसे ही कहीं पे एरो लगा होना चाहिए था। मेरे हिसाब से यहाँ पर एरो होगा, प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा कॉपर 3, ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6। फिर इधर देखिएगा बैलेंसिंग करके देखिए समान है कि नहीं। तो कॉपर के 3 सही हैं, नाइट्रोजन के 2 सही हैं। देखिए हाइड्रोजन के 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 सही है। ऑक्सीजन का यहाँ, अच्छा ये कॉपर के साथ 3 है, ऑक्सीजन के साथ भी 3 है, हाँ तो सही तो है, 3 ये लगा है, ऑक्सीजन के साथ भी 3। तो यही आपका समीकरण क्या है? सही है, बैलेंस है। तो यही करेक्ट आंसर है, बैलेंस है इसलिए यही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे प्लस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर एरो होगा, यहाँ पर एरो होगा जैसे ऊपर वाले में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि पृथ्वी और यक्ष दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है, तो जैसे ये पृथ्वी हो गई, ये सेब हो गए, इनके बीच जो बल लग रहा है वो F है। तो पूछ रहा है, मान लीजिए ये x दूरी पर है, यानी रेडियस यहाँ की x है। तो पूछ रहा है उसी सेब को जब 2x दूरी पर रख दिया जाए, यानी ये सेब ले जाके यहाँ कहीं रख दिया जाए, x दूरी ये भी हो जाए तो x 2x दूरी पर रख दिया जाए, तो ये फोर्स में क्या होगा? तो आप जानते होंगे दोस्तों, जो लगने वाला फोर्स होता है, तो आप कहोगे जो सर जी लगने वाला फोर्स होता है F बराबर होता है, क्या होता है? तो आप कहोगे सर जी M/E, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप, थोड़ा सा इरेज करने दीजिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो दोस्तों, क्या बोल सकते हो देखिएगा ध्यान से, आप ऐसे बोल सकते हो F बराबर M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर, ये हो सकता है। तो एक M1 पृथ्वी का मास हो जाएगा, दूसरा M2 जो होगा सेब का मास हो जाएगा, अपॉन में R स्क्वायर का मतलब पृथ्वी से सेब की दूरी हो जाएगी। तो ये तो जब x दूरी पर था, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा M1 M2 अपॉन में x स्क्वायर जब x दूरी पर था। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे 2x दूरी पर रखेंगे, तब आपका ये तो F पहले वाला हो गया, अब F2 हो जाएगा। आपका मास ओस तो बदलेगा नहीं, सिर्फ दूरी बदलनी है बस। तो अपॉन में हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर,
2x का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 बना देगा, 4 बना देगा, यानी पहले वाले फोर्स का बटे में 4 हो जाएगा, यही वाला रह जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर देखिए आ चुका है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे सर जी F/4 हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में r स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो अपॉन में 4 आ जाएगा, तो अपॉन में 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? कोई जो परमाणु होता है उसका परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो ये सब लोगों को पता होगा कि जो परमाणु क्रमांक होता है ये प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो प्रोटॉनों की संख्या को। तो मिला लीजिए, तो यहाँ पर देखिएगा, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पे बात करें दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? तो ये भार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भार। किसके योग को? तो आप कहोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को परमाणु भार कहते हैं, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। और आप जानते हो नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ चुका है दोस्तों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पर चलिएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, लक्षण यानी ट्रेट्स निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं? ये देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ये एक शिफ्ट में और आया था, जो हमने पहला वीडियो बनाया है उसमें भी, उस वाले शिफ्ट में भी ये प्रश्न आया था, आज फिर से आपका रिपीट हो रहा है। जो ट्रेट्स होते हैं, लक्षण किससे प्रभावित होते हैं? तो मैंने वहाँ पे बताया था माता और पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होते हैं। जो ट्रेट्स होते हैं, लक्षण होते हैं, ये माता के डीएनए और पिता के डीएनए दोनों के समान रूप से प्रभावित होते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिएगा 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करते? यानी जल से अभिक्रिया नहीं करते। तो अगर बात करें सोडियम जो होता है दोस्तों, ये नॉर्मली जल से अभिक्रिया कर लेता है। सोडियम नॉर्मली जल से अभिक्रिया कर लेता है। सोडियम नॉर्मली जल से अभिक्रिया कर लेता है तो ठंडे जल से भी कर लेगा। तो तीनों में सोडियम है। पोटेशियम भी अभिक्रिया कर लेता है। तो ये तीनों आपके गलत आंसर होंगे। ये चौथा वाला देखिएगा सही है। ये ठंडे और गर्म दोनों जलों से अभिक्रिया नहीं करेंगे। एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया और जिंक, ये ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। ये 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन परितंत्र से संबंधित हैं? यानी जो परितंत्र है हमारा, उससे कौन से कथन जो है संबंधित हैं? पहला पॉइंट बोल रहा है, इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। हाँ, तो जो हमारा परितंत्र होता है उसमें जीवधारी होते हैं, जीवधारियों से युक्त जैविक घटक होते हैं। तो पहला राइट है। दूसरा, सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं। सही बात है। उत्पादक में पेड़ पौधे, घास फूस वगैरह और कुछ बैक्टीरिया आते हैं आपके, ठीक है ना, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, कुछ बैक्टीरिया भी उत्पादक में आते हैं। तीसरा बोल रहा है, अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित करते हैं। सही बात है। जो अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, ये क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक में बदलते हैं। तो ये भी सही है। यानी यहाँ पे आपका तीनों का सही हो जाने वाला है, तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, सही मिलान करना है। इसमें ऑप्शन पे मत जाइएगा, मिला लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट आंसर तो आपका डी दिख रहा है। तो सब लोग डी पे नहीं जाएंगे, मिला के चेक करेंगे। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग, तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों स्त्री केसर, तो स्त्री केसर का कुछ जो है बनावट ऐसा कुछ होता है। तो इसे बोलते हैं दोस्तों ओवरी। ओवरी यानी अंडाशय। और इसे बोलते हैं वर्तिका, मध्य वाले भाग को बोलते हैं वर्तिका। और जो है दोस्तों इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है ना दोस्तों। तो ये तीनों पॉइंट है, इसी को आपको मिलाना है। यही आपकी क्या है? यही आपका स्त्री केसर है। स्त्री केसर जो कि फूल में होता है, स्त्री केसर यानी फूल का फीमेल वाला भाग है। तो हमने बता दिया नीचे का सूजा हुआ भाग ओवरी यानी अंडाशय, बीच वाला भाग वर्तिका और आगे वाला भाग वर्तिकाग्र। तो चलिए अब मिलाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या है? स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग, तो ये हो जाएगा किससे? अंडाशय से यानी ओवरी से। अंडाशय से यानी ओवरी से।
उसके बाद स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग, मध्य लंबा भाग को मैंने क्या बताया, अभी आपको बताया वर्तिका, तो ये चला जाएगा डी में। उसके बाद स्त्री केसर का शीर्ष भाग मैंने वर्तिकाग्र आपको बताया है, तो वर्तिकाग्र यानी ए में चला जाएगा। उसके बाद अंडाशय में होते हैं, तो अंडाशय में बीजांड होते हैं, तो ये आपका मैचिंग हो गया। एक का हो जाएगा आपका सी, तो देखिएगा डी वाले में, देखिएगा डी वाले में एक का सी, और दो का आपका हो जाएगा, दो का हो जाएगा डी, तो देखिएगा दो का है आपका डी। तीन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो तीन का आपको हो जाएगा ए, तो देखिए तीन का ए। और चार का आपका हो जाएगा कौन सा, बी, तो देखिए चार का बी। तो ये करेक्ट आंसर आपका है कौन सा, डी वाला, डी वाला करेक्ट आंसर हो गया। तो आज के 20 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। जितने भी रेलवे में साइंस के प्रश्न आए हैं सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इससे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट आगे आने वाले रेलवे के एग्ज़ामों में मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए। इसकी पहली वीडियो आ चुकी है, जो हमारा प्लेलिस्ट बना है PYQ क्वेश्चन सीरीज़, उसी में पहला वीडियो मिल जाएगा। आज का यह दूसरा वीडियो है। ऐसे ही अब सारे वीडियो आते रहेंगे। हर शिफ्ट में 20-20 प्रश्न आता है, तो हर शिफ्ट का एक वीडियो आता रहेगा। तो आप लोग इसे देखते रहिएगा। जो भी इसमें नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलते हैं उसे नोट डाउन कर लिया करिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा। आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर बनेगा, ये गारंटी हमारी है। बस आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए बस। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।